सब प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं डॉक्टर इमरान गौहर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं जितने आप? प्रोग्राम आपसे इस चीज़ के ऊपर हुए हैं और इस सदका जारिया को हमने किया है, यकीन करो मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत हो गई है और ऑनलाइन लाइव कर रहा हूँ मैं। अल्लाह ताला हमारी इस मोहब्बत को कायम दायम रखे सर। जी। सबसे पहले तो सर मैं चाहूँगा कि आपका तारुफ मैं करवाऊँ। इससे बेहतर है कि जी। थोड़ा-सा आप अपना तारुफ खुद करवाएँ, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम जो हमारा होगा ये पाकिस्तान के अंदर स्पेशली लोग देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को हम जैसे हमने पहला प्रोग्राम आज से 3 माह पहले मार्च के अंदर किया था, उस हिसाब से करें ताकि हमारे पाकिस्तानी लोग जो इस वक़्त उस प्रोग्राम को देखें वो समझ सकें कि ये इसकी कितनी स्टेजेज़ हैं और हम इस चीज़ को अब भी बेशक उधर वो फैल गया है, हम इस चीज़ को अब भी अपना कैसे रोक सकते हैं। थोड़ा-सा तो बता देता हूँ अपने लिसनर्स के लिए और व्यूअर्स के लिए कि ये जो डॉक्टर इमरान गौहर साहब हैं, ये एक जीपी हैं और वहाँ पर जो इनका फर्स्ट कॉन्टैक्ट कोविड सेंटर के जो मरीज़ होते हैं, उनको भी देखते हैं और फिर वो रिकमेंड करते हैं कि आइदर दे हैव टू गो इनटू द हॉस्पिटल और नॉट। थोड़ा-सा तारुफ डॉक्टर साहब अपने मुँह से आप खुद भी करवा दें, क्योंकि मैं एक मेडिकल का डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे थैंक मालूम नहीं है कि मैं क्या बताऊँ आपके मुतालिक। ओके, सो मेरा नाम डॉक्टर इमरान गौहर है और मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ वेस्ट एसेक्स में एंड पिछले लास्ट 3 महीने से कोरोना के कम्युनिटी में इलाज और तशहीर पे काम कर रहा हूँ, लोकली भी और मीडिया में भी और टीवी में भी और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। हम यहाँ पे एक हॉट क्लिनिक कम्युनिटी में रन कर रहे हैं जो कि अभी तो काफ़ी बिजी नहीं है सिंस अप्रैल। उसमें हम पेशेंट्स जो कि पॉसिबल कोरोना पेशेंट्स होते थे उनको हम आइदर एडवाइस करते थे फ़ोन पे या उनको अपने सेंटर्स में देखते भी थे और रेकमेंड करते थे कि उनको आइदर हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। So basically, we were dealing with the 80 to 90% of cases in the community of coronavirus or the people of जो किसी को coronavirus के signs and symptoms थे उनको और क्योंकि जो बेसिक इशू कोरोना वायरस में ये होता था कि आइदर पेशेंट नीड टू स्टे एट होम या उनको घर में रहना है या उनको हॉस्पिटल भेजना है, तो उनकी चलें। क्विक असेसमेंट करते थे हम और उनको हॉस्पिटल या घर में भेजने का मशवरा देते थे। अभी तो हम बहुत कम बिजी हो गए कम हैं लेकिन अभी आज आज मैं देखने से आप आ रहा था पहले, आज 32 डेथ हुई हैं यूके के अंदर लास्ट 24 आवर्स के अंदर। जी तो जी माशाल्लाह यूके के अंदर सिचुएशन जो है काफ़ी अच्छी हो गई है। अब सर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन मैं करूँगा कि आप बताएं सिम्टम्स क्या होते हैं कोरोना वायरस के आजकल? फिर वही बड़ी बेसिक चीज़ें बहुत लोगों ने पहले भी सुना होगा, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ कि बुखार का होना, गले में दर्द का होना, नज़ला, ज़ुकाम या नई खांसी का होना। बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों को स्नीज़िंग भी होती है, सर में दर्द का होना, नया जिस्म में दर्द का होना, सांस में तकलीफ़ और सूंघने की सलाहियत में कमी भी कोरोना वायरस के सिम्पटम्स में आता है। आता है, ठीक है। ये सिम्पटम है, लेकिन बाज़ लोगों में कोई सिम्पटम्स नहीं आते, जिनको हम एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट कहते हैं या साइलेंट कैरियर्स भी कहते हैं, जो खामोशी से कोरोना वायरस को कैरी करते हैं बगैर किसी जाने में। अच्छा, ये एक तो ये अभी आपने क्योंकि साइलेंट कैरियर्स का कहा है, तो एक वीडियो आजकल आ रही है, उसके ऊपर सिर्फ विद इन 20 सेकंड्स आपने येस और नो कर देना है। वो जैसे भी लॉर्ड नज़ीर साहब भी उस वीडियो का जिक्र कर रहे थे कि देखें हमारे सोशल मीडिया के ऊपर एक चल रही है कि WHO ने डिसऑन कर दिया है। वो एक वीडियो आपको मैंने कल शेयर भी की थी कि सिस्टमैटिक जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट वाली, हाँ। हाँ जी, कि भाई जो जिनके सिम्पटम्स इतने ज़ाहिर नहीं होते, वो कैरियर नहीं है, वो उससे कोरोना वायरस लगने का चांस नहीं होता। तो आप क्या कहते हैं कि ये सही है या गलत है? देखिए, इस वक्त तक तो हम यूके में जो गाइडलाइंस हैं वो इस तरह की कोई नहीं है। हम अगर कोई शख्स साइलेंट कैरियर है, वो कम बैक एज ए पॉजिटिव कोविड, तो हम उसको वही 14 डेज की सेल्फ आइसोलेशन का मशवरा दे रहे हैं। मुझे फ्यूचर का नहीं पता, ज़ाहिर है कोविड इज़ ए न्यू वायरस, लेकिन मैं समझता हूँ कि एहतियातन इस वक्त हमको इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई शख्स पॉजिटिव ठीक है है। तो उसको 14 दिन घर पे रहना चाहिए, इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। चलें, ये आइसोलेशन का भी तरीका मैं आपसे पूछता हूँ, मगर उससे पहले एक जो क्वेश्चन हमारे लोगों के ज़हन में आता है कि कोई भी बंदा खाँस रहा है,
हम जैसे दोस्त के पास बैठे हों तो कोई बंदा खांस रहा है तो वो कहता है यार उसके दिल में आ गया कहीं इसको कोरोना तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल, और आना भी चाहिए एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। आजकल जिस तरह से पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इस वक़्त जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, हर हुँ, इंसान को अपनी एहतियात करनी चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जब बाहर निकलें तो हुँ, मास्क पहनें। देखिए ना, ठीक मैंने है। जैसे कहा कि सब लोग तो साइलेंट कैरियर, तो आपको कैसे पता कि जो आपके साथ बैठा है या जो खाँस रहा है या छींक रहा है उसको कोरोना नहीं है। हुँ, तो हुँ, जो प्रिवेंशन है, बचाव का जो सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो वायरस अ, निकल रहा है लोगों के हुँ, फेस माउथ से या छींकने से या नाक से, हुँ, उसको हुँ, कम से कम किया जाए, यानी कि रोका जाए। तो मास्क हुँ, पहनना इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग हुँ, अगर फ़र्ज़ कीजिए एक साइलेंट कैरियर्स हैं, एटलीस्ट वो तो कम से कम ट्रांसमिट नहीं कर पाएँगे, या जिनको है भी अगर, तो वो भी हुँ, ट्रांसमिट नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी मास्क शख़्स को पहने। खाँसी होती है या हुँ, उसको नज़ला है, ज़ुकाम है आजकल, तो मैं तो कहूँगा कि कोई भी नया नज़ला ज़ुकाम को, जिस तरह कोविड है, उसको कोविड ही समझना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। और एहतियात ठीक। करनी चाहिए। इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि ये फ्लू है या कोई और किस्म का है। उसकी वजह हुँ, ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए, हाँ, अगर किसी हुँ, शख़्स को हे फ़ीवर वगैरह रेगुलर हर साल होता है, उसको वो टिपिकल सिम्पटम होते हैं, तो वो तो ठीक है। इसीलिए कहा हुँ, जाता है कि अगर नई खाँसी, नया नज़ला, लेकिन कोई भी चीज़ नई आपको अगर फ़र्ज़ कीजिए हो रही है, तो उसको हुँ, आप हुँ, कोविड ही समझें एक्चुअली। टेस्ट और इसकी बात तो बाद में है, लेकिन उसको आप कोविड ही समझें और उसके तमाम प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करें, और इसी तरह इसके फैलाव को रोका जा सकता है। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन जैसे आपने बताया कि मास्क पहने, तो मास्क पहनने के आप समझते हैं ना कि 2 किस्म के फ़ायदे हो सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि एक शख़्स जिसको कोरोना वायरस है, तो वो मास्क पहनने की वजह से वो उसके जरासीम किसी और की तरफ नहीं जाएँगे। और अगर किसी को कोरोना वायरस नहीं है और उसने मास्क पहना हुआ है, तो उसको किसी कोरोना वायरस वाले पेशेंट के उसको जरासीम नहीं आएँगे। तो मास्क पहनने का बिल्कुल ड्यूल ऐसे यानी कि ड्यूल पर्पज़ हो जाता है, आप कह दें। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, और ये देखिए ना, अगर मास्क जो है वो वाइडली लोग पहनेंगे, अगर पूरी कम्युनिटी में सब पहनेंगे, जभी फ़ायदा है। ये नहीं है हुँ, कि 2 आदमी पहने और 4 आदमी नहीं पहने। इसलिए हुँ, मास्क को तो मैं कहता हूँ बिल्कुल कंपल्सरी करना चाहिए इस वक़्त कोरोना की प्रिवेंशन में, पूरी दुनिया में करना चाहिए, और जहाँ इस वक़्त पीक है वहाँ तो बहुत ज़्यादा करना चाहिए, लाइक इन हुँ। पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में। हुँ, 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 हुँ। चलें बहुत अब सर ये इसके ऊपर अब पाकिस्तान के अंदर जैसे आपको पता है कि लोग अभी आइसोलेशन और क्वारंटीन और ये वाला चीज़ों के अंदर अभी उनको समझ नहीं आ पा रही है। अब आप जी। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल चुका है, मगर फिर भी अगर घर के किसी फ़र्द को कोरोना वायरस के सिम्पटम्स आ जाते हैं, तो आप ज़रा बताएँ इन लोगों को, हमारे पाकिस्तानी बहन और भाइयों को कि उन्होंने कैसे इसको डील करना है और कैसे आइसोलेट होना है? कितने दिन के लिए उस शख्स को आपने सेपरेट करना है या क्या पूरी फैमिली आइसोलेट हो जाए? इसका प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो डब्ल्यूएचओ ने बताया और जो आपके तजर्बे से इस वक़्त आपको एक अपना तजर्बा हुआ है पिछले 3 माह के अंदर, तो वो कैसे करना चाहिए? इसको देखिए बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि उलझनों में ना पड़े कि कब शुरू हुँ, हुआ। अक्सर लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं पाकिस्तान में कि किस दिन शुरू हुआ था, 2 दिन हुँ, पहले शुरू हुआ था, 2 दिन बाद शुरू हुआ था। तो इसके 2 तरीके हैं। या तो अगर आपने टेस्ट करा लिया है और जिस ठीक। दिन आप फ़र्ज़ कीजिए टेस्ट पॉज़िटिव आया है, तो जिस दिन हुँ, आपने टेस्ट कराया है उसको पहला दिन तसव्वुर करें। इस बहस में ठीक, ना पड़े कि आपको ठीक। 4 दिन पहले हुआ था, 2 दिन पहले हुआ था। और हुँ, अगर आपको टेस्ट कराने के बाद कुछ सिम्पटम्स नहीं होते, तो हुँ, 14 दिन तक सेल्फ आइसोलेशन करें। ये बात तो हो गई ठीक है, ठीक, टेस्ट वालों की, जिन्होंने टेस्ट कराया है। फ़र्ज़ कीजिए आपने ठीक। टेस्ट नहीं कराया, और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कोविड में टेस्ट कराए भी, ये भी बहुत करवाएँ, समझने की बात है। ठीक। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए आपको टिपिकल सिम्पटम्स हो रहे हैं कोविड के, हुँ, तो आपको चाहिए कि आप फ़र्ज़ कीजिए टेस्ट नहीं भी करा पा रहे, तो आप हुँ, सुकून के साथ 14 दिन अपने घर में बैठें, एक रूम में ठीक, बैठें, जिसमें ठीक। अगर कोशिश करें कि वो हवादार रूम हो, जहाँ पे एयर की वेंटिलेशन अच्छी हो। हुँ, अगर आपको सिम्पटम्स अगर हल्के-फुल्के आ रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को हल्के-फुल्के सिम्पटम होते हैं, लाइक सोर थ्रोट के हुँ, या हुँ, सर में दर्द के या हुँ, गले में खराश के, तो वो लॉजेंजेस, पैरासिटामोल, फ्लूइड वगैरह लें। फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करें, लेकिन हुँ, कन्फाइंड रहें इन देयर ओन रूम्स। हुँ, हुँ, फर्ज हुँ, कीजिए कि अगर किसी शख्स को घर में कोरोना वायरस होता है, तो यही एडवाइस घर वालों को भी लागू होती है। तो उनको भी चाहिए कि वो 14 दिन तक सेल्फ आइसोलेशन करें। इस बहस में पड़े बगैर कि हम किस दिन उससे कॉन्टैक्ट में आए थे। जिस दिन उस शख्स का पॉज़िटिव कोरोना वायरस आता है, वो तो आइसोलेट हो गया, तो वो तो सेफ हो गया। वो होपफुली अगर सही से आइसोलेशन करेगा तो वो किसी को पास नहीं कर सकता फिर आफ्टर 14 हुँ, डेज़। लेकिन जो घर वाले हैं, उनको भी एहतियातन चाहिए कि वो 14 दिन की सेल्फ आइसोलेशन कर लें। अपने रूम्स में या जैसे भी मुमकिन हो सके। ज़ाहिर है हर एक घर में इतने कमरे नहीं होते, लेकिन ऑब्वियसली दैट हैज़ टू बी डन।
सो दैट वो भी 14 दिन के लिए आइसोलेट करें ताकि इसको आगे ट्रांसमिट नहीं किया जा सके। दूसरा एक जो बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू पाकिस्तान में, सॉरी मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ गया। फर्ज करें जैसे आपने बताया हर घर में इतने कमरे नहीं होते हैं, तो अगर एक कमरे में 2-3 भाई इकट्ठे रह लें तो कोई मसला तो नहीं है? आइडियली ये नहीं होना चाहिए अगर किसी को कोविड पॉजिटिव आया है तो। उसकी वजह बताता हूँ मैं। उसकी वजह ये है कि देखिए, हो सकता है कि खुदा न खास्ता मुझे कोविड हुआ हो और मुझे बहुत ही मामूली से सिम्पटम हुए, लेकिन जो मेरे साथ मेरा भाई है, बहन है या माँ है या वाइफ है या बच्चे हैं, लेकिन ये उनके लिए डेंजरस हो सकता है। तो हम देखें, अगर कोविड के बाद घर वालों की सेल्फ आइसोलेशन का मकसद 2 है। एक नंबर ये कि अगर आपको कोविड हुआ है तो आप 14 दिन तक आप ट्रांसमिट उसके बाद नहीं करेंगे। तो एक नंबर 1। नंबर 2 कि अगर फर्ज कीजिए कि आपको कोविड की इंक्यूबेशन पीरियड भी 7 से 14 दिन तक की होती है, तो वो अगर फर्ज कीजिए कि किसी शख्स को टच हुआ है तो 14 दिन में उसके अलामात आ जाएंगे, तो इसलिए ये पीरियड कहा गया है। तो आपकी बात सही है, ये एक मसला है कि किस तरह सब सेल्फ आइसोलेशन करें, लेकिन आइडियली अकेले ही करनी चाहिए सेल्फ आइसोलेशन, ताकि किसी भी रिस्क से बचा जा सकता है, क्योंकि ये तो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है कि फर्ज कीजिए एक शख्स को बहुत माइल्ड या सिम्टम नहीं होते लेकिन दूसरे को शदीद हो सकते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अकेले रहें कमरे में। अब उसकी अरेंजमेंट करना, मेरी एडवाइस ये होगी कि सेल्फ आइसोलेशन एक मुकम्मल तन्हाई होनी चाहिए। मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था, इसकी मिसाल एक हम जैसे इत्तेकाफ करते हैं उस तरह हो गया है कि आप एक लिमिटेड कांटेक्ट रखते हैं लोगों से आउटसाइड, और हाथों का धोना और तमाम दूसरी चीज़ें जो है उसको फॉलो करें। चलें, ठीक है सर। इसके बाद जैसे अब आपने बताया कि आइसोलेट तो कर रहे हैं, सेपरेट एक कमरे में कर रहे हैं। अब चंद एक लोग इतने ज़्यादा खौफ ज़दा हो गए हैं इस बीमारी से कि वो समझते हैं कि अगर किसी को कोविड-19 लग गया है तो वो तो समझ लें कि मर गया। और फिर उस खौफ की वजह से जिसको कोविड-19 लगा होता है उसकी फैमिली के मेंबर्स भी उसको यानी कि सर्व करने से डरते हैं कि उसको अच्छे तरीके से हम खाना पहुंचा दें, उसके कपड़ों का ध्यान कर लें। बिल्कुल उसके कमरे को, दरवाजे को हम हाथ लगा सकते हैं कि इस किस्म की सिचुएशन आप बताएं कि इस तरह नहीं है कि वो अगर बीमार हो गया तो आप उसके कमरे के बाहर भी ना जाएं। तो इस तरह से आप बताएं कि लोगों के अंदर से जो खौफ है ना वो निकले किसी तरीके से। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि फिर मैं रिपीट करूंगा कि ज़्यादातर लोगों को कोविड एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि कोई खतरा नहीं होता और वो बेहतर हो जाता है इससे। ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके घर में खुदा न खास्ता किसी को कोविड पॉजिटिव आता है तो उम्मीद यही है कि ज़्यादातर वो एसिम्प्टोमेटिक होगा, यानी कि उसको ज़्यादा सिम्टम नहीं होंगे। इंशाल्लाह वो 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। तो चाहिए ये कि उसकी ग़िज़ा का ख्याल रखा जाए, उसकी ग़िज़ा के लिए फल, फ्रूट और हेल्दी फूड या प्रोटीन रिच फूड वगैरह वो खाएँ। अगर आप फर्ज कीजिए किसी का एक कमरा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कमरे में घुस के ही फूड दिया जाए, आप कमरे के बाहर फूड रख सकते हैं, वो दूसरा आदमी ले सकता है, क्योंकि खुदा न खास्ता और तो कोई इशू नहीं है कोविड में, तो दरवाज़ा खोल के वो अपना फूड अंदर ले ले। इसके अलावा वो अपनी जो भी उसकी यूटेंसिल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, उनको खुद वॉश करके या कोई भी उसके लिए प्रोसीजर आप थैली में डाल के या कोई भी करके आप इस तरह भी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी कोई खुदा न खास्ता अगर आप 2 मीटर का फासला रखें और कमरे को बंद रखें, तो कोई वजह नहीं है कि दूसरे लोगों को ये लगेगा। तो इसलिए आई थिंक लोगों में एक ये जो डर है, ये डर होना भी चाहिए, लेकिन खुदा न खास्ता कोई ऐसी छूत की बीमारी नहीं है कि वो दरवाजे के फाड़ के बाहर निकल आएगी और लोगों को लग जाएगी और सब के सब मर जाएंगे। आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की है, वो कोविड में जो सबसे अहम चीज़ आपकी बॉडी में है, वो आपकी अपनी इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। यानी कि अगर आप खुद सेहतमंद हैं, मेंटली, फिज़िकली, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। मैं इस इम्यूनिटी के ऊपर सर आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर ही एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर एक इंजेक्शन का चला हुआ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी देता है। उसके ऊपर भी बात करूंगा, जो वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करने पे आऊँगा। अभी देखें कि फ़र्ज़ करें कि मुझे कोविड-19 नहीं है, अपने पाकिस्तानी भाई हमारे पाकिस्तान में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जा रहा है और बहुत ज़्यादा लोग मिक्स हो रहे हैं। तो मुझे जब मैं बाहर जाता हूँ, मैंने मास्क पहन लिया है, सारा कुछ कर लिया है। जब मैं वापस आऊँ तो मुझे घर के अंदर दाखिल होके कौन-कौन से मेजर्स उठाने चाहिए ताकि मैं अपने आप को इस बीमारी से प्रिवेंट कर सकूँ और घर वालों को भी प्रिवेंट कर सकूँ जब मैं घर से बाहर आऊँ? सबसे बाहर पहले से तो घर ये आऊँ। जी, तो बाहर से फ़र्ज़ कीजिए, पहले बात तो मैं थोड़ा-सा एक इसका एक कॉन्सेप्ट मैं बता दूँ।
हर जी, जी। शख्स को चाहिए, स्पेशली जो सिचुएशन सब कॉन्टिनेंट या पाकिस्तान या इंडिया में, उसमें कि वो अपना एक बबल बनाए। बबल से मुराद यानी कि ये है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल से मिलें, जो हुँ, 4-5, एक तो घर के अफराद हो गए, इसके हुँ, अलावा हुँ, 1-2 शख्स कम से कम लोगों से राब्ता रखें, ताकि ठीक आपको है, पता हो कि मैं किन लोगों से मिल रहा हूँ। जिनसे भी ठीक मिलें, है। कोशिश करें 2 से मीटर या एटलीस्ट 2 मीटर यानी कि 6 फीट बनता है, उसका हुँ, डिस्टेंस रखें। हुँ, मास्क ज़रूर पहनें, मेक श्योर हुँ, करें घर से निकलते हुए हाथ को धोएँ, घर में ठीक दाखिल है। होके हाथ को धोएँ, साथ में हैंड हुँ, सैनिटाइज़र को कैरी करें अपने साथ। हुँ, हुँ, छींक या खाँसी आती है, तो टिश्यू का इस्तेमाल करें और उस टिश्यू को डिस्पोज़ ऑफ प्रॉपर्ली करें। फ़र्ज़ कीजिए टिश्यू अवेलेबल नहीं है, तो हाथ रखने की जगह अपने कोहनियों को रखें, ताकि बिल्कुल। खाँसी जो है वो उसके आपकी चीज़ें सब्सटेंस जो फैले ना एयर में। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये तो बड़ी कॉमन, आई थिंक लोगों को पता भी है, हर जगह आ रहा है। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि हुँ, फॉलो करें। घर में आने के बाद जो आपके घर के लोग हैं, वो तो एक आपका छोटा-सा बबल है। वो हुँ, आपका एक्सपोज़र तो अल्टीमेटली इसी तरह हर शख्स जो है घर का अगर एहतियात करे और हुँ, वो लोगों से मिलने में और सर्टेन लोगों से मिले, ज़्यादा लोगों से बिला वजह ना मिले, तो कोई वजह नहीं है कि आप चीज़ों को कंटेन कर सकते हैं। आपको पता हुँ, है कि मैं अगर 2-4 लोगों से ही मिल रहा हूँ और वो लोग जो हैं वो भी सेफ हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हर एक को अपना ख़्याल रखना है इस वक़्त। मेक श्योर करें कि हर शख्स जिससे आप मिल रहे हैं, वो आप बहुत इत्मीनान से मिलें, कि आपको पता है कि ये कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है। एक शख्स जिसके आपको पता है कि 50 लोगों से मिल रहा है, उससे तो आप बहुत ही दूर रहें। अपने आप, हुँ, मैं किसी के डरा नहीं रहा, हुँ, लेकिन आई थिंक हुँ। यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। आपको अपने ख़्याल खुद रखना होगा, वरना ये होगा कि ये वायरस इसी तरह फैलता रहेगा जिस तरह ये फैल रहा है सबकॉन्टिनेंट में। जैसे आजकल और आपने ज़्यादा मिलने वाले लोगों को बताया, तो हमारे काफ़ी ज़्यादा सियासतदानों को, शेख रशीद, शहबाज शरीफ और काफ़ी सारे जो लोग हैं, उनको इस वक़्त कोरोना वायरस हो गया है। मगर सर, जब आप घर के अंदर आते हैं, तो क्या आपको, जैसे लोगों में इस वक़्त चल रहा है कि आप घर के अंदर दाखिल हों, आप अपने कपड़े बदलें, नहाएँ, धोएँ और फेस को अच्छी तरह साफ़ करें अगर नहाना है, धोना है तो? तो ये करना देखिए, लाज़मी है? ये आपके एक्सपोज़र पे है। अगर आप कहीं बाहर निकले हैं और आप लोगों से इतना नहीं मिले हैं, आप फ़र्ज़ कीजिए काम करने गए हैं, आपको पता है अपने कमरे में गए हैं, काम किया है और आप वापस उधर से ही आ गए हैं और आपका इतना लोगों से एक्सपोज़र नहीं हुआ है, अपनी गाड़ी में बैठे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, आप घर में एंटर होते हुए एंटर होते के साथ ही अपने हैंड वॉश वगैरह करें। हुँ, और मैं अज़्यूम करूँगा कि अगर जब बाहर होते हैं तो आपने मास्क पहना होगा। कपड़े हुँ, ऑब्वियसली चेंज करेंगे, हुँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप शॉपिंग वगैरह पे जा रहे हैं और आपको यानी कि बहुत रश था और आप लोगों के क्लोज़ कॉन्टैक्ट में आए हैं, तो मास्क इसीलिए, तो अब मैं अज़्यूम करूँगा कि लोग मास्क पहनेंगे। हैंड चीज़ों को बिला वजह हाथ ना लगाएँ। फ़र्ज़ कीजिए अगर कहीं जा रहे हैं, ट्रॉली है या कुछ है, तो उसको अगर आपके पास हैंड सैनिटाइज़र से या वाइप्स हैं, तो उससे क्लीन कर लें हाथ लगाने से पहले, या खुद ग्लव्स पहन लें। और हुँ, घर में एंटर होते ही ग्लव्स को फेंक दें, सही से हुँ, डस्टबिन में डालें, हाथ को धो हुँ, लें। कपड़े अगर बहुत ज़्यादा रश वाली जगह आपको शक होता है, तो वो कपड़े चेंज कर लें, ठीक है। और हाथ वगैरह को धो लें, जैसे वज़ू में हम करते हैं, इस तरह की चीज़ें। हुँ, तो दैट दैट वुड बी इनफ फॉर प्रिवेंशन। बाकी हाँ, जिन लोगों का जो ज़ाहिर है डॉक्टर हज़रात हैं, उनका हुँ, प्रोटोकॉल डिफरेंट है, जो कि लाइक कोविड क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट प्रोटोकॉल है। उनको तो कपड़े वो जहाँ पे काम करते हैं, जैसे हमारा हॉट हुँ। क्लिनिक था, वहाँ पे हम वही कपड़े चेंज करके, नहा के स्पेशल और पीपीई होती है आपके यहाँ भी। अच्छा, एक अब आते हैं कि सर, जो हम ग्रोसरी आइटम्स होते हैं और जो दूसरी शॉपिंग होती है, स्पेशली जो ग्रोसरी आइटम्स हम लेकर आते हैं, इसको कैसे डिसइंफेक्ट करें? इसका क्या तरीका है? क्योंकि कहते हैं ना कि उसके ऊपर भी चांसेस होते हैं कि आपके कोरोना वायरस के जर्म्स जो हैं उसके ऊपर पड़े होंगे। देखिए कि सरफेसेस का ना बहुत ही डिफरेंट सरफेसेस का डिफरेंट वो है, तो इस बहस में पड़े बगैर मैं सिर्फ लोगों को मशवरा ये दूंगा कि अगर आपको शक हो रहा है, तो जैसे फल फ्रूट वगैरह हैं, आप उनको धो लें हुँ, घर लाके। ग्रोसरीज को वाइप कर लें, एंटीबैक्टीरियल वाइप से, अगर जैसे कि ऊपर की सतहें हैं उनको वाइप कर लें और उसको बिन में डाल दें। और अगर आपको शक हो रहा है कि ये चीज़ ख़राब है, या फिर एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप किसी भी सामान को जो कि अर्जेंट नहीं है, उसको आप यू लीव इट फॉर अ डे और टू, 1-2 दिन के लिए छोड़ दें उसको, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आपको शक है तो वाइप करने में, और अगर धो सकते हैं चीज़ों को, तो नॉर्मल जैसे साबुन से धो लीजिए। साबुन सबसे बेस्ट किलर है कोरोना का। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि फल फ्रूट को, फ़र्ज़ करें सेब लेकर आए हैं, तो सेब को थोड़ा-सा साबुन लगा के धो लें, हैं जी? या इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको शक है कि सेब को 10 लोगों ने हाथ लगाया होगा वहाँ पे, तो या हुँ, इसमें कोई हुँ, हर्ज नहीं है, या तो वाइप या फिर वाइप से हुँ, वाइप कर लें। हुँ, 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 मेरे ख्याल में हुँ। एहतियात ज़रूरी है। अगर आपको ज़रा-सा भी किसी बात पे शक होता है, तो एब्सोल्यूटली यू कैन वाइप इट, अगर फ़र्ज़ किया। लेकिन अगर आपके घर में सेब पड़ा हुआ है 3 दिन से, आपको पता है किसी ने हाथ नहीं लगाया, तो आप नॉर्मल हुँ, जस्ट धो लें, इट शुड बी फाइन। इट शुड बी फाइन। बाकी तो वो जो वो कुकिंग वाली चीज़ है, वो तो वैसे ही इतना ज़्यादा बिल्कुल, टेम्परेचर वो होता तो है कि वो तो मर
जाएंगे, बिल्कुल। वो तो वैसे ही मर जाएंगे। चलें अब आप क्या कहते हैं, एक जो सबसे सैडेस्ट पार्ट है इस सारे आई वुड से एपिसोड का, वो बंदे की वफात है। और वफात के वक्त जैसे अब आपको पता है कि हमारे मुसलमान लोग उसको एक सर्टेन तरीके से गुस्ल देते हैं, गुस्ल देने के बाद दफनाते हैं, जनाजा होता है। तो अब वो वाले जो हमारे तरीके हैं वो हम उनको अपना नहीं पा रहे हैं। तो एक तो ये बताएं कि इसका आसान तरीका क्या है, क्योंकि जब अगर बंदे को हमने बॉक्स के अंदर डॉक्टरों ने डाल के दे दिया है, तो क्या अभी भी उससे चांसेस हैं कि वो बंदा डिसइंफेक्ट होगा, दूसरे बंदों को डिसइंफेक्ट करेगा, सॉरी इन्फेक्ट करेगा वो? अगर कोविड की डेथ हुई है तो उसका हम्म, एक प्रोटोकॉल है जिसमें कि हम्म, अब यहाँ पे जैसे हम यूके है, यहाँ पे तो हम पूरी तरह से प्रोसीजर, लोगों को गुस्ल भी दिया जा रहा है, और जो हम्म, ज़ाहिर है एक प्रिवेंटेटिव तौर पे कम लोगों को अलाउ किया जाता है, बहुत ही इमीडिएट फैमिली को अलाउ किया जाता है। जो गुस्ल देने वाले लोग हैं वो भी प्रॉपर प्रोटेक्शन क्लोथिंग के साथ गुस्ल देते हैं। उसके बाद उस बॉडी को भी उसी एक प्रिवेंटेटिव बैग में डाल के, बॉक्स में डाल के, जो कि प्रिवेंटेटिव है। तो आई थिंक अगर आपके पास मैकेनिज्म है कि जिससे कि आप जैसे कि हम यहाँ आप कर रहे हैं, तो कोई वजह नहीं है। हाँ, शुरू में ज़रा ये इशू बहुत हुआ था कि लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पे एक सही तरीक़ेकार से सेफ्टी इसको मेजर करते हुए आप कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ज़ाहिर है उस तरह तो नहीं कर सकते आप कि जैसे पहले करते थे कि फैमिली वाले गुस्ल दे रहे हैं। देयर आर सर्टेन पीपल हु आर ट्रेन्ड टू, जो लोग गुस्ल दे सकते हैं और उनको जो भी चीज़ें हैं उनको इंतकाल के किया बाद जाए। देखिए, जनाजे में कब कब लोगों की शिरकत तो इसलिए रोकी गई है ना कि ताकि लोगों के अंदर भी अगर किसी को कोरोना वायरस हो तो वो दूसरे बंदे को इन्फेक्ट ना कर दे। बिल्कुल, जनाजे पे बिल्कुल। बंदे को आने का और रोकने का मकसद ये है, मगर इसके बॉडी जो डेड बॉडी होती है उससे तो इन्फेक्शन का कोई डर नहीं है ना। देखें, अभी इस वक्त जो ये है ना कि अगर किसी की डेथ हुई है तो आप उनको ये नहीं पता कि कितने दिन तक वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है बॉडी से। तो इसलिए ठीक एहतियातन है। कहा जाता है कि अगर किसी की डेथ हुई है तो इस बेहतर है कि आप उसको टच ना करें, और टच करें तो जो सेफ्टी क्लोथिंग के साथ करें। तो ये बेहतर है कि इस बहस में ना ही पड़े कि हम टच करें या ना जाएं। आई नहीं, मैं थिंक जो बॉक्स की बात कर रहा था, वो जो यहाँ पे है ताबूत वो बड़ी क्लियर है। ताबूत की बात कर रहा था मैं एक्चुअली। और ताबूत, आई थिंक लोग उसको भी, वो भी आई थिंक इट्स जो आजकल अब जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो तो अंदर उसके 2-3 लेयर्स हैं, तो जो आउटसाइड वाला है उसको तो वो काफी प्रोटेक्टिव होता है। लेकिन अगेन बात वही आती है कि प्रिवेंटेटिव मेजर्स बेहतर हैं। फर्ज कीजिए कि जी। अगर वो जितने कम लोग इन्वॉल्व होंगे प्रोसीजर में, उतने रिस्क कम हो जाता है बेसिकली। एग्जैक्टली। जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। अब ज़ाहिर है नहीं, जो 4-5 इस लोग बात ट्रेंड को हैं। डॉक्टर साहब इस बात को करने का मकसद ये था, और जो पर्टिकुलरली मैंने आपसे ताबूत का पूछा, मकसद ये था कि मैंने एक वीडियो देखी थी कि उसकी मैयत की इतनी बेहुरमती है कि वो उसको ऐसे धकेल के नीचे फेंक रहे हैं कि वो इतने खौफजदा हुए पड़े हैं। तो मैंने कहा कि ये, यानी कि जो बॉक्स अगर डिसइंफेक्ट हो गया, मैयत उसके अंदर 2-3 लेयर्स के अंदर है, तो वो कोरोना वायरस आपको बाहर आके नहीं पकड़ेगा उसने मैयत के अंदर से कैसे निकलेगा बॉक्स को अगर हमने डिसइंफेक्ट किया हुआ। तो हमें चाहिए कि जो बंदा कोविड-19 से मर जाए, हम उसको उसी एहतराम से, जैसे कि पहले हम लोग दफनाते थे, उसी एहतराम से अच्छे तरीके से कब्र के अंदर उतारें। और उसका जो एक मैयत का, एक हमारे मुसलमान लोग जो दफनाते हैं, एक मैयत का जो हक है वो उसको हक को अदा करें, जनाजा पढ़ें और प्रॉपर तरीके से उसको लेकर जाएं, रेदर देन कि हम उसको थ्रो ऑफ करें। ये रुकना चाहिए। उसके लिए जो लोग इन्वॉल्व हैं इस काम में, उनको उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल और सही। ये भी बड़ा, ये ज़ाहिर है वहाँ पे तो ज़्यादातर सोशल सेक्टर ही कर रहा है ये काम, तो उसमें उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अपने आप को कैसे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने भी ख्याल कैसे रखें। फ़र्ज़ कीजिए लेकिन अगर वो लोग सही तौर पर ट्रेन नहीं है, आई थिंक सारे मैन पावर और एजुकेशन का मसला है, ट्रेनिंग का मसला है। और अगर कुछ लोग ट्रेंड हैं, उनको पता है कि कोविड के पेशेंट जिनकी डेथ हो गई उनको हैंडल किस तरह से करना है, किस जगह नहलाना है, इसलिए प्रॉपर एक प्रोटोकॉल चाहिए होता है। अगर ये सब है तो फिर मेरे ख्याल में, और इसलिए इसमें थोड़ा सा जो लोग इन इन चीज़ों से मुंसलिक हैं, डेड बॉडीज़ की नहलाने धुलाने से, इसमें उनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट ईजी बट आई थिंक दैट कैन प्रिवेंट, ये जो जितनी काफ़ी सारे जो इश्यूज़ हैं इसको हल हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मेडिकल टर्म्स की तरफ आएंगे, जिसको मैं कहूँगा मिथ भी कह लें हमारे, जिस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो एक 2 रुपए की चीज़ है वो इस वक्त 2000 की हो गई है
और एक एक बड़ा अफसोसनाक है कि हम मुसलमान लोग हैं और आई डोंट नो, फिर हम कहते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। फिर इसको मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डिस्कस करना चाहता कि एक तो ये बताएं कि ये जो क्लोरोक्विन की ट्रीटमेंट है, क्या अब 3 माह गुजरने के बाद जब हम यूके के अंदर से लोग इसको देख भी चुके हैं, तो क्या इसका कोई स्टडी आई है कि ये इफेक्टिव है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है आपने, और मैं इस पे बिल्कुल सिर्फ क्लोरोक्विन नहीं, मैं कुछ और चीज़ों के बारे में भी क्लैरिफाई कर दूं लोगों को, और इस बहस से बचा जाना वो मैं चाहिए। वन बाय वन आऊँगा, वो मेरे पास पूरी लिस्ट है इस वक़्त। हाँ, नहीं, मुझे मैं भी आपको कुछ बताया था। तो हुँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में स्टडीज़ बहुत जगह कंट्रीज़ में आई थी, लेकिन हुँ, कोई एविडेंस नहीं आया है ऐसा कि जिसमें यूज़ की गई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और जिसमें नहीं यूज़ की गई है उसमें कोई फ़र्क है। मैं बल्कि लोगों को मशवरा दूँगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन है एंड इट्स इम्यूनो सप्रेसेंट एक्चुअली। और हुँ, ये अगर फ़र्ज़ करें कोविड का पेशेंट यूज़ करता है, तो उसमें बल्कि उसकी जो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको वो कम कर देती है। तो जो उसका जो नेचुरल फाइटिंग मैकेनिज़्म है, जिससे कि उसकी बॉडी फाइट करती है इस वायरस के खिलाफ, आप उसको भी डैमेज करते हैं बेसिकली खामखा के लिए। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बताऊंगा कि खुदारा इसको ना यूज़ करें। ये इस मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। हम इन चीज़ों में यूज़ करते हैं रोमेटोलॉजी में या दूसरी मेडिकेशन में, जिसके में हम मॉनिटर करते हैं इस ड्रग को, और ये हुँ, इनिशिएट होती है सेकेंडरी केयर से, और उसको हम बड़ा स्ट्रांगली मॉनिटर करते हैं ब्लड टेस्ट के और दूसरी चीज़ों के हिसाब से। तो इसका कोई एविडेंस नहीं है कि ये मेडिकेशन काम करती है। तो इसलिए किसी भी ड्रग को जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट है, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट ड्रग प्रेडनिसोलोन और स्टेरॉइड है, डिफरेंट नामों से जो आती है, वो हुँ, भी मैंने सुना है काफ़ी लोग दे रहे हैं। प्लीज़ खुदारा इसको इस्तेमाल ना करें। इसमें होगा ये कि किसी को नॉर्मल कोविड होता है और वो स्टेरॉइड वगैरह लेना शुरू कर देता है, तो उसकी इम्यूनिटी फिर कम, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। याद रखें, कोविड में कोई चीज़ अगर फाइट करती है या लड़ती है इससे, तो वो आपकी अपनी बॉडी है। आपकी अपनी बॉडी सेहतमंद होगी, आप अपनी फिर अच्छी वो ग़िज़ा बात खा रहे होंगे, आपके फेफड़े मज़बूत होंगे, तो कोई वजह नहीं है आपसे आसानी से रिकवर हो जाएँ। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि आपको कोविड का अटैक हुआ है और आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को खुद ही, अपनी फ़ोर्सेस को खुद ही कम कर दें, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी एक्चुअली। तो मैं बड़ा स्ट्रांगली लोगों को बोलूँगा कि जितनी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग हैं, इंक्लूडिंग प्रेडनिसोलोन, इंक्लूडिंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये सबको अवॉइड करें। आप नेबुलाइज़र दवाइयों यूज़ का करें। नाम ले रहे हैं तो एक एक डॉक्टर साहब जो उन्होंने छोटी-सी वीडियो क्लिप बनाई है, उन्होंने अपना फेस नहीं दिखाया था पाकिस्तान के अंदर। तो वो बता रहे थे कि आप रूटीन के अंदर अगर आपका गला खराब हो गया है और ये आप बेशक आपको अभी पता नहीं है ये कोरोना है कि नहीं है, तो आप अज़िथ्रोमाइसिन लेना शुरू कर दें। देखें, एंटीबायोटिक, मैं कहता हूँ चलें, अगर आप एंटीबायोटिक ले भी लेते हैं तो ये कम से कम स्टेरॉइड वगैरह से तो बेहतर है। ठीक है। एंटीबायोटिक कभी एंटीबायोटिक कोविड का इलाज नहीं है, वायरस का इलाज नहीं है। लेकिन हुँ, बाज़ दफ़ा फ़र्ज़ कीजिए कि सुपर इम्पोज़्ड इन्फेक्शन हो जाता है या कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, उससे आप बच सकते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और आपने कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक कर लिया, तो ऐसा कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। जो ठीक बहुत है। बड़ा इश्यू है, वो है ये जो आप दूसरी मेडिकेशन नेबुलाइज़र लोग यूज़ कर जी। रहे हैं, स्टेरॉइड इन्हेलर्स यूज़ कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ। उनका उनसे बचाव का है। आइडियली एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक इलाज नहीं है। एंटीबायोटिक इलाज है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए हुँ। कोरोना के दौरान, उसको उससे बचा जा सकता है। वो चलें, मैं उसमें इतना वो नहीं करता, चलें लेकिन जो हाँ, चलें ए एक एक और चीज़ जो डॉक्टर साहब अभी हमारे पाकिस्तान के अंदर हो रही है और एक कहते हैं इम्यूनाइज़ेशन बढ़ाने के लिए कोई टीका मिलता है, आई डोंट नो। वो टीका पहले पाकिस्तान के अंदर आई थिंक बॉश कंपनी थी या कोई है इस तरह की, वो ₹3000 का टीका मिलता था और अब वो ब्लैक में 5 से 6 लाख का टीका हो गया है वो। और हाँ, वो रिसेंटली मेरे दोस्त हैं, उनका कल भाई की डेथ हुई, फिर वो यहाँ यूके में यूके के अंदर उनका अफ़सोस करने गए, वो पाकिस्तान के अंदर डेथ हुई और बड़ी अफ़सोसनाक तरीके से डेथ हुई उनकी कि रात को हॉस्पिटल में बिजली चली गई और उनका फिर वो ऑक्सीजन मिलना उनको बंद हो गई। ऑक्सीजन जब मिलना बंद हुई है तो वो जो उनका लेवल था, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हुआ और उनकी वो डेथ हो गई। उसके आगे भी एक और कहानी है कि बेहिसी की इंतहा है। वो इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं बताऊँगा कि इन लोगों को खुदा का खौफ नहीं रहा है कि मरते हुए भी हम लोग अपने पैसे को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो हुँ। वो एक टीका है, कहते हैं कि वो टीका इम्यूनाइज़ेशन बढ़ाता है और वो टीका इस वक़्त पाकिस्तान में 6 लाख का मिल रहा है। कुछ ये बताएँ लोगों को कि यार इस टीके से जान छूट जाए लोगों की। बकवास है ये बिल्कुल, इसमें किसी को बिलीव ही नहीं करना चाहिए,
कि कोई टीका जो है वो इम्यूनाइजेशन अगर इसका इलाज हो जाए इस तरह से तो फिर तो उस दुनिया में कोई मसला ख़त्म हो जाएगा। कोई ऐसा टीका नहीं है जो कि इस वक्त कोरोना का इलाज है। जैसे मैंने पहले भी कहा, कोरोना का इलाज वाहिद यही है कि सिम्टोमेटिक केयर करें, अपना ख्याल रखें, सही से खाएं पिएं, वर्जिश करें, सांस की एक्सरसाइज करें। हाँ, ऑक्सीजन अगर फ़र्ज़ कीजिए ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 92 या 91 से नीचे आता है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, सांस में तकलीफ के साथ ऑक्सीजन का रोल है, आप कम हो ऑक्सीजन ले सकते हैं। ठीक है, उससे कोई बड़ा मुज़ायका नहीं है, कोई लेकिन इम्यूनाइजेशन का तो नेबुलाइज़र वगैरह का कोई रोल ठीक। नहीं है और कोई टीका नहीं है, ये सब बकवास है। इवन प्लाज़्मा का रोल भी जो है वो बड़ा ही क्वेश्चनेबल है, हर जगह प्लाज़्मा की बात हो रही है हाँ वहाँ जी, पे। जी, प्लाज़्मा जी। का रोल भी कोई एविडेंस बेस्ड नहीं है कि प्लाज़्मा से इलाज हो जाता हो, और ये बड़ा ही 5 लिमिटेडली लाख की यूज़ एक हुआ है बोतल मिल रही है सर, यूके। 5 लाख की प्लाज़्मा की एक बोतल देने लग गए हैं, वो भी बेचने लग गए हैं। देखिए, अल्लाहू रिस्क अकबर! फैक्टर प्लाज़्मा में बहुत ज़्यादा ये है कि हम जिस तरह कर रहे हैं, आई डोंट नो स्क्रीनिंग कैसी हो रही है, पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी है और दूसरी बीमारियाँ हैं। प्लाज़्मा का कोई ऐसा ख़ास एविडेंस पूरी दुनिया में तो नहीं है, यूके में तो एटलीस्ट नहीं है। और हुँ। उसको लगाने से मुझे नहीं पता कि क्या कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, इवन चाइना में दूसरी जगह पर ट्रायल हुए हैं, अच्छा कहीं सर, भी एक किसी। एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे पास 3 मिनट रह गए हैं। क्या कहते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से ब्लड क्लॉटिंग भी होती है और उसको रोकने के लिए आप रूटीन में एस्पिरिन यूज़ करते रहें 75 एमजी। जैसे कि मैं दिल का मरीज़ हूँ, मैं पक्की यूज़ करता हूँ 75 एमजी रूटीन में। देखिए, आप जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो हार्ट पेशेंट में तो प्रिवेंटिव तौर पे हॉस्पिटल पहले ही लगा देता है, तो उसके लिए आपको ठीक है, वो यू आर नॉट जस्ट यूजिंग फॉर टू प्रिवेंट कोविड। हाँ, ठीक। अगर कोविड बाकी बिगड़ जाता है और उसकी वो खराब हालत में आ जाता है, लंग्स में पहुंच जाता है और ये सब, तो उसमें हाँ, उसमें एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स का रोल है। लेकिन हुँ, अगेन, एस्पिरिन कोई प्रिवेंटिव एविडेंस नहीं है कि एस्पिरिन मैं लूंगा तो कोविड नहीं होगा। ये भी हुँ, मिथ है, ये भी बकवास है बिल्कुल, जिस तरह की दूसरी दवाइयाँ लोग यूज़ कर रहे हैं। हाँ, मल्टीविटामिन्स वगैरह लेते रहें, खाते रहें, एक्सरसाइज हुँ, करें, खाना सही खाएँ, वेट को कंट्रोल रखें, वेट कम करें, हुँ, एक्सरसाइज़ वगैरह करें। ये असल जो ट्रीटमेंट है, वो यही है। कोई टीका और या कोई इस तरह की चीज़ें जो लेने से कोई फ़ायदा ठीक नहीं है। है। डॉक्टर साहब, बड़ा 2 मिनट रह गए हैं और बड़ी जल्दी-जल्दी हमने ये चीज़ें कवर करनी है। मैंने समझा था कि आज 40 मिनट के अंदर हम कवर कर लेंगे, मगर नहीं हो पाती। हर बार कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। ये जो हम जिंजर टी विद लेमन एंड हनी पीते हैं, ये पीते रहें, कोई नुकसानदेह तो नहीं है? अच्छी है, अगर गला खराब थ्रोट सिम्पटम्स वगैरह के लिए इट्स फाइन, आई मीन ये इसमें कोई, लेकिन ये भी इलाज नहीं है। प्लीज़ ये देखिए, मैं फिर बता हुँ, दूँ, ये इलाज नहीं है। जो चीज़ें इम्यूनिटी के लिए, हनी अच्छा है, हनी आप हुँ, यूज़ करें, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ती है उससे। लेकिन ये भी नहीं कि 10 के 10 हनी खा लें और आपको शुगर का ही मसला दूसरा शुरू हो जाए। मतलब एक मॉडरेशन में, एक नॉर्मल सी चीज़ है, इलाज नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी सेहत को बेहतर अच्छा है, रखने। ठीक है। रूटीन में हम कर सकते हैं और सीना सीना मक्खी का ये एक दीनी मामला है, इसको मैं कहूँगा कि मैं तो उसके ऊपर बहस नहीं करता, मगर कहते हैं कि सीना मक्खी जो है, ये इम्यूनाइज़ेशन बढ़ाती है, तो इसको भी अगर मंथ में 1 बार यूज़ कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। क्या कहते हैं? मुझे इसका नहीं पता है इसका कि आइडिया नहीं कितना इसका वो है, मुझे नहीं पता है। इसका। चलें, चलें प्लाज़्मा ट्रीटमेंट का भी सर आपने बता दिया है। इसके अलावा एक और जो इबोला मेडिसिन है और एड्स के ऊपर जो मेडिसिन यूज़ हो रही थी, कहते हैं इसकी भी स्टडी कोई आई है कि ये भी थोड़ी बहुत हेल्पफुल है। नहीं, ये मेडिसिन जो है ना, वो कुछ जगहों पे एड्स की कुछ एंटीवायरल मेडिकेशंस यूज़ हुई हैं। कुछ पेशेंट्स में जिनको के आईसीयू में एडमिट थे। ठीक है। लेकिन अगेन इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं आईसीयू में पिछले 2-3 महीनों में, लेकिन हुँ, किसी मेडिसिन को भी ये नहीं कहा गया है कि ये इसका इलाज है, एटलीस्ट यूके में तो नहीं है। हुँ, यूके में जो इलाज था वो सिम्प्टोमेटिक ही था। हुँ, तो वो भी कोई इलाज नहीं है। ख़ास के ये इसमें लोगों को मैसेज देने से में बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप हुँ, किसी बिला वजह की मेडिसिन लेने से जो सबसे बड़ा खतरा मुझे लग रहा है वो ये होगा कि आप हुँ, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत को कम कर लेंगे। काम और कर इस वक़्त लेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा प्रिज़र्व करने की, जिसकी हिफ़ाज़त करनी है, वो आपकी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत है बेसिकली। ठीक सो है। कोई भी अननेसेसरी मेडिसिन लेना, ओवर द काउंटर लेना घबरा के, हुँ, इट्स अननेसेसरी। लोगों को इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। चलें, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास सिर्फ़ 30 सेकंड में कोई भी आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं। आई थिंक राइट जगह से राइट इन्फॉर्मेशन लें। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑन हुँ, सोशल मीडिया एंड अदर प्लेसेस।
हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में थोड़ी सी अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए। आई थिंक जी। अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, और मैं लोगों से, डॉक्टर हज़रात से भी अपील करूँगा कि प्लीज़ जो अपने दिमाग में बातें आ रही हैं, उनको अपने दिमाग में रखें, ना इसको सोशल मीडिया पे बगैर एविडेंस के दें। उसकी वजह ये है कि लोग कहीं न कहीं से कोई ना कोई चीज़ इंटरनेट पे पढ़ के आ जाते हैं और वो उसको बोलना शुरू कर देते हैं। उससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि कोई मासूम इंसान जो है उसको अमल करेगा और उसको सीरियस हार्म हो सकते हैं। तो प्लीज़ एग्जैक्टली। रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का सबूत दें, बिला वजह की बातों को ना मीडिया पे लाएँ। नहीं पता किस चीज़ का तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ बोला जाए। एग्जैक्टली। You एग्जैक्टली। have to be very responsible in this current situation for everyone. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू आपका प्रोग्राम में शिरकत करने का, और इंशाल्लाह ताला आपको फिर दोबारा प्रोग्राम में लेंगे। अभी भी चंद एक मसले मसाइल वो रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ इसको डिस्कस करेंगे। Inshallah. शुक्रिया, थैंक यू सर। Okay. अस्सलाम Thank वालेकुम। you. फॉर माई लिसनर्स, आज हमारे साथ थे डॉक्टर इमरान गौहर, और इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में लॉर्ड नज़ीर साहब ने हमारे शिरकत की, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम फिर दोबारा कोरोना के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोरोना की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने दवाइयों का तो काफ़ी ज़्यादा इलाज किया, मगर एक इलाज में छोटा सा आपको बताऊंगा कि हम मुसलमान लोग हैं, तो हमें चाहिए कि एक जो मौलाना तकी उस्मानी साहब की तरफ से एक वजीफ़ा निकला था, अगर उसको हम करते रहें कि आप 3 दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास और 313 मरतबा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील पढ़ें, जो एक उलमा हज़रात को एक ख्वाब आई थी, और उस ख्वाब की सूरत में उन्होंने ये बताया। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से निजात दिलाएगा। नेक्स्ट वीक हम इसी इशू को लेकर आएंगे। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम।